नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ शक्ति, अपनी को होस्ट प्रज्ञा के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं समाज के सबसे बड़े नींव, सबसे महत्वपूर्ण नींव शिक्षा के बारे में। जी हाँ दर्शकों, आज का जो ये अंक है वो समर्पित है विश्व साक्षरता दिवस पे। दर्शकों, जो शिक्षा होती है ना, वो जीवन को सिर्फ ना एक दिशा देती है, बल्कि हमारी सोच, हमारे भविष्य, हमारे चरित्र को एक आकार देती है। और ये एक ऐसी रोशनी है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर हमें सही रास्ते पर चलना सिखाती है। तो शक्ति, आज इस अंक में हम आगे एक्सपर्ट से बात करने वाले हैं शिक्षा के महत्व के बारे में, सरकार की नई योजनाओं के बारे में, चुनौतियों के बारे में, और बहुत सारी जानकारियाँ आपको इकट्ठा करके देने वाले हैं। लेकिन कहते हैं ना दर्शकों की जो सुबह की शुरुआत होती है वो हमेशा एक मिठास के साथ होनी चाहिए। और हमारी जो कार्यक्रम की शुरुआत है तो हम हमेशा एक प्यार और ऊर्जा के साथ ही करते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या कहती है हमारी प्यारी शक्ति। बिल्कुल प्रज्ञा, आपने बहुत सही बात कही कि हमें हमेशा दर्शकों को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सुबह की शुरुआत अच्छे कार्य से, अच्छे विचार से करें। ऐसे में गुलजार साहब जी ने कहा है कि एक सुकून के तलाश में ना जाने कितनी बेचैनियाँ पाल ली, एक सुकून के तलाश में ना जाने कितनी बेचैनियाँ पाल ली, और लोग कहते हैं हम बड़े हो गए, हमने ज़िंदगी संभाल ली। पता है प्रज्ञा, ये कहानी हम सब की है। एक लक्ष्य को पाने के लिए ज़िंदगी भर लगे रहते हैं ताकि एक दिन सुकून से जी सके। और इस सफ़र में हम बहुत कुछ पाते हैं, बहुत कुछ खोते हैं, और जब हम इस मुकाम को हासिल कर लेते हैं तो ज़माना हमारी पीठ थपथपाते हुए कहता है कि आखिर हम बड़े हो ही गए। लेकिन प्रज्ञा, सवाल ये उठता है कि इस मुकाम को हासिल करने के बावजूद भी चेहरे पर उदासी क्यों है, वो सुकून क्यों नहीं जिसकी तलाश है हमें। इसमें भी पता है प्रज्ञा, इस हकीकत पे भी किसी ने चार बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ लिखी है कि उस फ्यूचर की हमें इतनी चिंता क्यों है जिसने किसी ने नहीं देखा, उस पास्ट को अब तक पकड़कर क्यों बैठे हैं जो कब का बीत गया है, उस प्रेजेंट में हम क्यों नहीं जीते जो वाकई में हमारा है, अपनी तुलना दूसरों से क्यों करते हैं जबकि इस बात को हम भली भांति समझते हैं कि हम सबकी ज़िंदगी सेम नहीं होती। दर्शकों, कहने का तात्पर्य यह है कि हर सुबह हमें सूरज की रोशनी का इंतज़ार रहता है। अगर यही सूरज 2 दिन भी ना ढले तो उसकी रोशनी हमें चुभने लगेगी। इसीलिए उतार चढ़ाव, हार जीत, सुख दुख सब जिंदगी का एक हिस्सा है। इसीलिए इन चीज़ों पे ध्यान ना दे, पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में ना रहे, अपने प्रेजेंट को जिए, क्योंकि यही आपका असल ज़िंदगी है। फिर देखिए चीज़ें कैसे आसान हो जाती है और सारी टेंशन छूमंतर हो जाती है। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, कहते हैं ज्ञान का दीप जहाँ जलता है वहाँ अंधेरा कभी नहीं रहता। अक्षरों का ज्ञान यानी पढ़ने लिखने का ज्ञान कि वो ताकत है जो किसी को भी समृद्ध और उन्नत बना सकता है। कहते हैं कि साक्षरता की ताकत किसी भी घर, परिवार, समाज, राष्ट्र के विकास की नींव को मजबूत बनाती है। इसीलिए और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हर साल पूरे विश्व में 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। एक कोशिश जिसके जरिए दुनिया भर के लोगों को हम साक्षर कर सके, साथ ही साथ शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक कर सके। इसीलिए आज का कार्यक्रम भी हमारा इसी विषय पर आधारित होगा और शिक्षा के महत्व को बताने के लिए साक्षर होना कितना ज़रूरी है, इन तमाम विषयों पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद है हमारे बेहद ही खास मेहमान। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि का। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर अभिलाष नायक, रीजनल डायरेक्टर इग्नू पटना। सर, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। सर, आपका स्वागत है बिहार बिहार में। सर, आपसे जानना चाहेंगे नायक जी कि 1966 से हमारा जो ये विश्व साक्षरता दिवस हम मना रहे हैं, और इस बार 2024 में हम 59वां जो है वो विश्व साक्षरता दिवस मना रहे हैं। आपकी नज़र में ये जो साक्षरता का जो मिशन है वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, शिक्षा को किस तरीके से ये बढ़ावा देता है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जैसे आपने बताया कि 1966 में आपका 14वां जो जनरल कॉन्फ्रेंस था यूनेस्को का, उसमें एक रिजोल्यूशन पारित किया गया था कि हर साल 8 सितंबर को ये विश्व साक्षरता दिवस के हिसाब से इसको पालन किया जाएगा। और आज के दिन में भी आपने बड़ी आश्चर्य की बात है और दुख की बात भी है, 754 मिलियन ऐसे स्टूडेंट माने लोग हैं जो कि आपका 15 साल से ऊपर की जो उम्र के लोग हैं अभी भी गैर शिक्षित है। तो उन सबको शिक्षा के दायरे में लाना बहुत ज़रूरी है। और भारत में भी इसको ध्यान में रखते हुए हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रोग्राम शुरू किए थे, वो था न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें 5 करोड़ लोग जो 15 साल के जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको 2022-23 जो शिक्षा वर्ष तब से शुरू हुआ और 2026-27 तक ये प्रोग्राम चलेगा।
इसमें जो है जो बेसिक स्किल जो है उनको, जैसे कि आपका मुख्यतः जो है आपका जो हाँ फाउंडेशनल न्यूमेरेसी हुआ, फाउंडेशनल लिटरेसी हुआ, बुनियादी आपका साक्षरता, बुनियादी संख्या ज्ञान, उसके साथ साथ आपका जो बाकी आपका जीवन कौशल हुआ, और आपका जो जिंदगी में जो अलग अलग जो कौशल है उसको कैसे सफल जिंदगी बना पाएंगे, वो सब के ऊपर ध्यान। हर साल 1-1 करोड़ लेके तो 5 साल में 5 करोड़ लोगों को इसमें शामिल करने की योजना रखा गया है। एक ओटलास करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम, ओटलास प्लेटफॉर्म में के माध्यम से, इस दीक्षा प्लेटफॉर्म जो आपको पता होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये दोनों को मैंने इस्तेमाल करके लोग जहाँ पे भी हो, किसी भी दूर दराज एरिया में भी हो, वो लोग क्या कर सकते हैं कि अपना शिक्षा को अपने खुद को सख्यर कर सकते हैं, और जो समाज की जो मुख्य धारा है उसमें खुद को शामिल कर सकते हैं। जैसे कि सर हम सभी जानते हैं कि आज वर्ल्ड लिटरेसी डे है, अगर और कहते हैं कि इस दिन के प्रति लोगों के बीच में जो इसके दिन के प्रति जो महत्ता है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शायद इसीलिए पिछले कुछ सालों से इस दिवस को एक विशेष विषय के साथ मनाया जाता है। साल 2024 का विषय है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। और वाकई में इस विषय पर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हमें एक साथ मिलजुल के रहने की आवश्यकता है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो बहुभाषी के मैंने जो शिक्षा या साक्षरता के ऊपर जो ध्यान दिया गया है, उसमें हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें इसके ऊपर बहुत फोकस दिया गया है। आपका जो मदर टंग जो है, मतलब बच्चा जो भाषा में घर में बोलता है उसी भाषा में उसको क्लास में कैसे उसको शिक्षादान किया जाएगा, उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। और इसीलिए दिया गया है क्योंकि बच्चा अपने भाषा में जैसे किसी चीज़ को समझता है या किसी चीज़ को अपने जो मन में जो भाव है उसको जो प्रकट कर सकता है, तो दूसरे भाषा में वो नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर स्तर में, मतलब आपके पर्टिकुलरली जो लोअर क्लासेस में है, जो आपका प्री प्राइमरी क्लासेस प्लस आपका प्राइमरी क्लासेस, मिडिल, मतलब ये दोनों क्लास में आपका जो मातृभाषा है या मदर टंग जो है उसके माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए कोशिश किया गया है। और इसीलिए 2020 को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव करने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा गया है। पहले तो है कि जो ड्रॉप आउट को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। अभी जैसे कि अभी का जो ड्रॉप आउट जो हार है वो आपका जो लोअर लेवल में 6 से 8 तक है 90.9 है, मतलब वहाँ पे GER का जो है 90.9 है। लेकिन आपका जो उसके बाद जो क्लास है जैसे कि 9वीं और 10वीं जो है उसमें आपका 79.3% है, मतलब आप देख लीजिए कि 10% कम हो गया उसमें GER जो सकल नामांकन अनुपात जो है। और उसके आगे 11 और 12वीं में देखेंगे तो ये और कम होकर 56.5 है, मतलब आपका कितना घट रहे हैं। मतलब स्टूडेंट का जो संख्या है वहाँ पे जितना था 90% लोग तब एडमिशन करते थे, अब ये धीरे धीरे घट के 56.5 तक आ गया है। तो ये एक हो गया। दूसरी बात है आर्थिक और सामाजिक रूप से जो वंचित श्रेणी के जो बच्चे हैं, SCDG कहा गया है उसको, SCDG श्रेणी के जो बच्चे हैं तो उनको ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। और उनके लिए अलग अलग सिस्टम जो है, जैसे कि आपका जो भूतपूर्व जो प्राक्तन छात्र है या शिक्षार्थी प्लस आपका जो समुदाय है उनको इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। आपका जैसे कि औपचारिक प्लस आपका अनौपचारिक दोनों माध्यम से उनको शिक्षा कैसे दिया जाएगा। सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि इस चीज़ को, साक्षरता को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। सर हम बात करते हैं, अगर शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और कभी कभी ऐसा होता है कि आर्थिक तंगी की वजह से या किसी विपरीत परिस्थिति की वजह से कुछ लोग होते हैं, खासकर महिलाएं, वो एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह है वहीं राह है, और इसी चाह को पूरा करता है डिस्टेंस एजुकेशन। तो बतौर निदेशक इग्नू के आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या जानकारियाँ साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? ये और एक अच्छा सवाल आपने किया है। अभी जैसे कि कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा, कोरोना पीरियड में मिनिस्ट्री ऑफ होम जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो नोटिफिकेशन से निकलते थे, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो गए, लेकिन ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन को कंटिन्यू किया गया है। और जो महिलाओं के बारे में बताएं, सिर्फ महिला नहीं है, बहुत सारे वंचित श्रेणी के लोग हैं, अलग अलग कारण के वजह से डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन एजुकेशन के मतलब आपका मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के ऊपर निर्भर करते हैं। एक चीज़ आपको बताने में खुशी हो रही है कि आपका 1962 में करस्पॉन्डेंस एजुकेशन के साथ भारत में डिस्टेंस एजुकेशन शुरू हुआ था।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में से शुरू हुआ था, और तब से आज तक जो सफ़र है डिस्टेंस एजुकेशन का, इग्नू में सिर्फ हमारा 12 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल एडमिशन करते हैं, और हमारा पटना रीजनल सेंटर में 1 लाख से ज़्यादा 1,10,000 से ज़्यादा बच्चे से 2024 में एडमिशन किए। तो इसमें पता चल रहा है कि आपका दूरस्थ शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता कितना बढ़ी है। और यूजीसी ओडीएल गाइडलाइन 2020 जो आया है, और एनईपी 2020 में भी, एनईपी 2020 में भी तो एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स के बारे में जो बात किया गया है, कोई भी स्टूडेंट आपका रेगुलर मोड, डिस्टेंस मोड और ऑनलाइन मोड, तीनों मोड से शिक्षा प्राप्त करके जो अपना जो क्रेडिट हासिल करता है उसको मैंने लेते हुए कोई डिग्री को हासिल कर सकता है। तो ये मैंने जो आप बोले ना कि किसी जो वंचित श्रेणी, किसी भी सुविधा से वंचित श्रेणी के लोगों के लिए एक वरदान आप कह सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ से आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि सिर्फ वंचित श्रेणी के लोग नहीं है, आजकल जो यंग बच्चे भी जो है अपना समय को ढंग से इस्तेमाल करने के लिए भी वो डिस्टेंस एजुकेशन को मैंने मदद लेते हैं। जैसे नीट के लिए जो तैयारी करते हैं बच्चे, बीएससी में इधर एडमिशन कर लेते हैं और तैयारी अपना चलाते रखते हैं। मान लीजिए खुदा ना करे उनका नीट क्वालिफाई नहीं करते हैं, तब तक उनका बीएससी खत्म हो जाता है और वो दूसरे हायर एग्जाम के लिए, जैसे कि यूपीएससी हुआ, बीपीएससी हुआ, उस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो ये सब के लिए एक वरदान जैसे हो गया है, और भविष्य में तो इसका बहुत बड़ा मुझे लग रहा है कि और योगदान रहेगा। जैसे कि कहा गया 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात को लाने के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो रखा गया है, जो प्रस्ताव रखा गया, मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा डिस्टेंस एजुकेशन। बिल्कुल। अगर बात करें सर टेक्नोलॉजी की, तो आज टेक्नोलॉजी का बोलबाला हर जगह देखने को सुनने को मिला, और सबसे ज़्यादा शिक्षा क्षेत्र में। अगर ऐसे में बात करें कि जैसा कि आपने बताया कि आज यंग जो बच्चे हैं, आज के जो यंगस्टर हैं, वो भी इस चीज़ से जुड़े, डिस्टेंस एजुकेशन से जुड़े और कई तरह की चीज़ों को ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन जानना चाहूँगी, जैसा कि अभी हर चीज़ें टेक्नोलॉजी के ऊपर मतलब बेस्ड है, ऐसे में आपके पास ऐसे कई छात्र होंगे, छात्राएं होंगी जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होंगी। ऐसे में उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो अपनी अधूरी पढ़ाई भी पूरी कर सके और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी हो सके? हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी जो बताया आपने, टेक्नोलॉजी तो अभी हर फील्ड में, हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी अपना डोमिनेंस दिखा रहा है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, अभी ऐसे कोई भी एरिया नहीं जहाँ पे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। और जो आप पूछे कि जिनके पास टेक्नोलॉजी है नहीं या टेक्नोलॉजी को ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं, वो लोग कैसे करते हैं? अभी जैसे कि हमारा डिजिटल इंडिया एजुकेशन जो है, उसमें 2-3 चीज़ें जो ऐसे लोगों के लिए प्लान किया गया है। पहला तो है कि डीटीएच चैनल के माध्यम से प्री रिकॉर्डेड आपका जो मैंने प्रोग्राम देख सकते हैं, टीवी का प्रोग्राम देख सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई टेक्नोलॉजी का ये सिर्फ रिमोट्स दबा के कोई देख सकता है। वेब प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करके वहाँ पे देख सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। और एक सामुदायिक रेडियो जो है आपका, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है, उसको भी शुरू किया गया, जो कि आपका NIOS का क्लास 9th और 10th के जो सारे लेसन जो है उसमें उपलब्ध रहता है। उसके साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मतलब बुनियादी ढांचा जो है, उसको भी हर जगह में तैयारी करने के लिए उसको, जो डिजिटल इंडिया का जो मकसद वही है, मतलब हर जगह में इंटरनेट हो या ना हो, इंटरनेट इवन जहाँ पे आपका सस्ती रेट में कैसे लोगों के पास पहुँच जाएगा, सो दैट कि हर कोई पढ़ सकता है। तो जैसे कि डिजिटल इंडिया का जो हमारा मकसद जो है, सभी के पास शिक्षा को और सरकार की जो सुविधा है उसको पहुंचाना मकसद अगर हम है। आज सपने देखते हैं तो उसे पूरा करने के लिए हमारे पास हर तरह की सुविधा और साधन भी मौजूद है। सर, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार। जी दर्शकों, इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला आपसे जानने का कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी है आपको हमारा पता नोट करना। हमारा पता है निदेशक DTPR दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है directordtkpatna@gmail.com। दर्शकों, किस्मत मौका देती है बट मेहनत सबको चौंका देती है। इसलिए दर्शकों, कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि सफलता की पोशाक केवल मेहनत से ही तैयार होती है। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।